Hello everyone, welcome to Dhurti Education channel and today we will discuss about fundamental rights, fundamental duties. Sorry, rights नहीं duties. और उससे पहले हम फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. आज ड्यूटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बोलते हैं हिंदी में, इनको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं. तो ये ऐसी वीडियोज़ हैं, इनको अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों भी सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. हिंदी में एक्सप्लेन कर दी गई हैं चीज़ें आपको, और इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है. ठीक है. और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टॉपिक यही रहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही रहती हैं. नया ऐड हो जाता है कुछ तो आपको बता दिया जाता है. फंडामेंटल राइट्स वही रहते हैं, डीपीएसपी वही रहते हैं. बस बात ये है कि बार बार टॉपिक को रिवीजन करना है, क्योंकि क्वेश्चंस वही आते हैं, उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं. लेकिन अगर हम अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं चीज़ों का तो उस टाइम पे हम क्वेश्चंस भूल जाते हैं. भूलने की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, और क्वेश्चन जब रॉन्ग होता है तो हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो मुझे लगी है इतने एग्ज़ाम देने के बाद, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे यही लगी है कि भाई चीज़ों का बार बार रिवीजन करो. जितनी बार रिवीजन करोगे उतना उतना ही अच्छा होगा. एग्ज़ाम पे आपकी उतनी ही मजबूत पकड़ बनेगी. ठीक है. तो ये जो सीरीज़ हमने चलाई हुई है, ये पुनरावलोकन घटना चक्र की भी, इसमें भी हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं चीज़ों का. और बाद में अगर हमें लगेगा तो हम छोटी छोटी वीडियो डालेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, जिसके थ्रू आप हर कंटेंट को क्विकली रिवीजन कर सकते हो. और जैसे करंट इवेंट की हमने छोटी छोटी वीडियो चला दी हैं, अपनी 5-6 मिनट की वीडियोज़ है, लेकिन 10-15 क्वेश्चंस आप अगर डेली भी करंट अफेयर की रिवीजन करोगे तो एग्ज़ाम तक आपकी काफ़ी करंट अफेयर रिवीजन हो चुकी होगी. ठीक है. तो आई होप आप सबको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी. अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी प्रॉफिट, कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें. चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले समरी देखेंगे और उससे के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है ये? जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन ड्यूटीज़ को फॉलो करें. तो ये सबसे पहले देखेंगे कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो ये यूएसएसआर से लिए गए हैं, मतलब रूस के संविधान से लिए गए हैं ये. और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है. पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 ए है. 4th पार्ट में तो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत. और पार्ट 4 का जो ए क्लाउज है, इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. और आर्टिकल रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, ये है 51A. ठीक है. तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वे कितनी थी? 10 थी. और अब कितनी होगी हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी हैं. और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा. ठीक है. और इसमें क्या कहा गया था, जो ये लास्ट में ऐड की गई थी, इसमें कहा गया था कि जो 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें प्राथमिक स्तर पे शिक्षा प्रोवाइड करी जाएगी. जो उनके माता पिता हैं या उनके जो भी संरक्षक हैं, उनके द्वारा उन्हें जो प्राथमिक स्तर पे शिक्षा प्रदान की जाएगी. मतलब उससे रिलेटेड है ये 11th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. चलिए तो अब सारी एक बार ड्यूटीज़ देख लेते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं. फर्स्ट ड्यूटी क्या है? आर्टिकल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 51A. तो फर्स्ट ड्यूटी है हमारी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है और नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इन सब का रेस्पेक्ट करना है. अबाइड मतलब पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है. जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नियम बनाए गए हैं उन सब का हमें पालन करना है. सेकेंड नंबर की ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और हमें जो नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम के लिए जो नेशनल स्ट्रगल हुए थे, उनको
इंस्पायर्ड करने वाले जो नोबल आइडियाज़ थे उनको हमें क्या करना है, पालन करना है, उनको फॉलो करना है। तीसरा है टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है। डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करना है, रक्षा करना है। टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके बीच में ब्रदरहुड की भावना बढ़ानी है, मतलब भाईचारे की भावना बढ़ानी है, लोगों में समरसता बढ़ानी है। और फिर है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। और जो हमारी कंपोजिट कल्चर हैं, सामसिक संस्कृतियाँ हैं, उनकी रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। हमारी जो गौरवशाली परंपरा रही है उसका हमें परिरक्षण करना है, महत्व भी समझना है उसका। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उनको इम्प्रूव करना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और जो हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करना है और अपने अंदर जो ज्ञान, मतलब ज्ञान लेने की जो इच्छा है उसको बढ़ाना है, उसका विकास करना है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना है। टू स्ट्राइव टुवार्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। और जितनी भी जो इंडिविजुअल और जो कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें मतलब एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करना है। और फिर 11th नंबर की ड्यूटी है हु इज़ ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 86th अमेंडमेंट 2002, इसमें क्या कहा गया है कि जो भी पेरेंट्स होंगे या जो भी गार्जियन होंगे वे 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी ड्यूटीज़ हो गई हैं। कितनी ड्यूटीज़ हो गई हैं? ये हो गई हैं 11 ड्यूटीज़। ठीक है, पहले कितनी थी? 10 थी और 11 ऐड की गई है 2002 में। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 86th अमेंडमेंट एक्ट था। तो ये हो गया समरी कंप्लीट इसकी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फटाफट रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन एट नंबर। कौन से नंबर पे है ये? तो ये 3 नंबर पे, ये जो हमारी ड्यूटी है ये 3 नंबर की ड्यूटी है। तो देखो क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, मतलब हमें सीक्वेंस भी पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, और हमें सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन एट नंबर 3। तीसरे नंबर की ड्यूटी है हमारी ये। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51A enumerates certain duties which are as follows according to Article 51A it shall be the duty of every citizen of India। तो ये सारी ड्यूटी जो हैं 11 ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, अभी पढ़ा दी हैं ये मैंने सारी ड्यूटीज़। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें देखना है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू वोट इन जनरल इलेक्शन, तो ये तो नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी में तो इसकी बात नहीं हुई है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। और टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियाज़, तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। बट ये टू वोट इन जनरल इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। On the recommendation of Swarn Singh Committee 1976, the government has enacted the 42nd Constitutional Amendment 1976. This amendment added a new part, namely 4th A. Constitution में 4th A part ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। This new part consists of one article is 51A, which contains 11 fundamental duties for the citizens. All the options are correct, but टू वोट इन जनरल इलेक्शन इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एन इंडियन सिटीजन। देखना इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है।
तो ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज़, तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स कराने के लिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो नहीं है। दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, ये लीगल ड्यूटी से कोरिलेटिव हैं, तो ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। आंसर क्या हुआ, डी, नाइदर वन और नॉर टू। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड एज आर्टिकल 51A पार्ट 4A इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। कमेटी का नाम भी ध्यान रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसी हैं, नॉन जस्टिकेबल हैं इन नेचर में, और एज देयर इज़ नो लीगल सेक्शन बिहाइंड दैम, और इनके पीछे कोई भी लीगल सेक्शन नहीं है। जैसे डीपीएसपी थे वे भी नॉन जस्टिकेबल थे, और ऐसे ये भी नॉन जस्टिकेबल हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी। दीज ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट, कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं है ये। दस स्टेटमेंट वन इज़ इनकरेक्ट। बिसाइड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट कोरिलेटिव विद लीगल ड्यूटीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो ये था आर्टिकल 51A। The 42nd Amendment Act inserted Article 51A to create a new part called 4th A in the Constitution, which prescribed the fundamental duties of citizens. अब इससे जो ये क्वेश्चंस वाली ये सीरीज चल रही है ना, इससे एक बात और पता भी चल जाएगी। आप टॉपिक तो लर्न कर लेते हैं, हम भी लर्न कर लेते हैं, आप भी लर्न कर लेते हो, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन टॉपिक से। लेकिन अगर हम इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे को अगर आप टॉपिक लर्न भी करोगे, जल्दी क्विक रिवीजन मतलब टॉपिक देखोगे कहीं से भी, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ इससे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडिड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी। पार्ट 4th आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ 11, ओरिजिनली दे वर 10, ओरिजिनली 10 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कब ऐड किए गए थे, तो ये 1976 है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ या कमीशंस रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। अब देख लो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कमेटी से रिलेटेड भी बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी 1976। अब बताना है कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी 1976 में बनी थी, इसमें कौन कौन से मेंबर थे, तो मेंबर कौन कौन से थे, इसका आंसर है सी, ए आर एंतोले और एस एस रॉय, और थे सी एम स्टीफन। ए आर एंतोले, एस एस रॉय और सी एम स्टीफन, ये मेंबर थे इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी में। अच्छा 12 मेंबर थे स्वर्ण सिंह कमेटी में। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी में टोटल 12 मेंबर्स थे, तो कौन कौन से थे एक बार नाम देख लेंगे इनका। स्वर्ण सिंह थे एक, तो चेयरमैन थे स्वर्ण सिंह कमेटी के, और मेंबर थे ए आर आंतुले, एस एस रॉय और रजनी पटेल, एच आर गोखले, वी एस सैयद मोहम्मद, वी एन गाडगिल, सी एम स्टीफन, डी पी सिंह और दिनेश गोस्वामी, वसंत साथे और बी एन बनर्जी। सबका नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 3 नाम ना आए, बाकी और कोई नाम आ जाए, तो सबका ध्यान रखना है। हरिदेव जोशी वाज द 11th, 16th एंड 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान,
Since 1952, he fought 10 state assembly elections until his death in 1995 and stood undefeated in all the elections. In 1976, Congress party set up सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. ये भी ध्यान रखना है कौन सी पार्टी थी उस टाइम, कांग्रेस पार्टी ने बैठाई थी ये कमेटी. To make recommendation about fundamental duties, the need and necessity of which were felt during the operation of the internal emergency. 1975 और 77 में इंटरनल इमरजेंसी भी लगी हुई थी और इस दौरान ये नीड भी थी, ये ज़रूरत भी थी कि सब ये जानें कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं. It stressed that the citizens should become conscious that in addition the enjoyment of rights दे आल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज़. ठीक है, राइट तो दिए गए हैं, पता चलना चाहिए सिटीजन्स को भी हमें राइट मिले हैं, तो राइट के साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपने कंट्री के लिए. ठीक है, तो इसलिए ये रिकमेंडेशन आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की. द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस रिपोर्ट एंड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 4A was added to the constitution. The new part consists of only one article, Article 51A. Presently there are fundamental duties under this article. ठीक है. Next question, which the fundamental duties are mentioned in which of the following part of the Constitution of India. तो पार्ट बताना है कौन से पार्ट के द्वारा ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो पार्ट 4A. By which constitutional amendment 10 fundamental duties were added in the Constitution for Indian citizens. तो ये था 42nd अमेंडमेंट. फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर इन्यूमरेटेड इन. कब इन्यूमरेट हुआ था? तो पार्ट 4 में. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन सिटीजन्स के लिए इन्यूमरेट हुई थी 4A में. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन. आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A. Which amendment act included the fundamental duties of citizens in the Indian Constitution. अब एक्ट का नाम बताना है कौन सा एक्ट था. तो एक्ट था 42nd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10 commandments which were added by 42nd अमेंडमेंट एक्ट in Constitution of India are called as. क्या बोला गया था इनको? बोला गया था फंडामेंटल ड्यूटीज. Next question, which of the following amendment act is related to fundamental duties in the Indian Constitution. तो बताना है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से. तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट. घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन वही पूछ रहा है. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट आ रहा है लेकिन कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है. तो अगर डीपली पढ़ लिया होगा, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कई बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता इस टॉपिक से रिलेटेड आपका. Fundamental duties were incorporated in the Constitution of India by the 42nd Amendment Act. ये incorporate की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. The 42nd Amendment Act 1976 has incorporated into the Constitution of India a new chapter on fundamental duties. ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट दे दिया है और इससे पूछा है कि इसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा नया चैप्टर ऐड किया. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की हैं. In which year fundamental duties of citizens were introduced by 42nd amendment. अब ईयर बताना है. 1976 में ऐड की गई थी. पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये पूछा है उत्तराखंड PCS मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है. Which of the following statement regarding fundamental duties is not true. इनमें से देखना है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ट्रू नहीं है. तो दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय रिट. रिट के द्वारा एनफोर्स की जा सकती हैं. बट रॉन्ग है ये तो फर्स्ट. ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन जस्टिकेबल है, ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है. दे कैन प्रोमोटेड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. सही है. दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिजियस स्टेचू. द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच कोर्ट हैज़ टू डिसाइड. तो देखो ये जो है एनफोर्सेबल नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं क्या है करेक्ट हैं और ये रॉन्ग है. डिटेल में देखते हैं इसका.
Fundamental duties cannot be enforced by writ. The fundamental duties have been defined as the moral obligations of all the citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. ये एक moral obligation है, इसको तुम ज़बरदस्ती से लगा मतलब लागू नहीं कर सकते इसको। ये एक ड्यूटी है और ये एक मोरल समझा जाता है कि लोग ऐसा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है इंडिया की? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारे यहाँ की संस्कृति रही है, गौरवशाली परंपराएं रही हैं, उन सबका संरक्षण करना, ये हमारी ड्यूटी है। बाकी जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये डीपीएसपी में दिया गया था। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है और डीपीएस, ठीक है, और डीपीएसपी में भी ये बात कही गई है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 में। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज ए फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन अंडर आर्टिकल 51A, और ए के आगे भी क्लाउज बताया है एफ। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन डू नॉट इंक्लूड ड्यूटी। इनमें से देखना है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं इंक्लूड है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये बात तो है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो ये भी हमारी ड्यूटी है। जो फ्रीडम से रिलेटेड जो नेशनल स्ट्रगल था उसको इंस्पायर करने वाले जो आइडियाज़ हैं उनको हमें रेस्पेक्ट करना है, उनको हमें फॉलो करना है। टू स्ट्राइव टुवार्ड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये जो अनटचेबिलिटी की एबोलिशन की बात हुई है, तो ये किस में हुई है? आर्टिकल 17 में बात हुई है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी ड्यूटीज़ है। तो इसका आंसर क्या हो गया है? सी हो गया, क्योंकि इन्होंने नोट पूछा है, कौन सा इंक्लूड नहीं है। टू स्ट्राइव टुवार्ड द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 17 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? बताना है कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट नहीं है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, करेक्ट है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये क्या है? डीपीएसपी में है ये, और आर्टिकल है रिलेटेड 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। बाकी हमारी ड्यूटी है, लेकिन जो सी है ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारे डीपीएसपी है। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ए डीपीएसपी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government, ठीक है। स्टेट को कहा गया है कि वो विलेज पंचायत बनाएगा और उनको कुछ पावर दी जाए, कुछ अथॉरिटी दी जाए, जिससे वे अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना सकें। अंडर आर्टिकल 51AD टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। Under Article 51A F to value and preserve the rich heritage of our composite culture, and under Article 51A to safeguard public property and to abjure violence are the fundamental duties, ठीक है। Next question, which of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution by fundamental duties? तो बताना है कौन सी ड्यूटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो टू डिफेंड द कंट्री, करेक्ट है। टू पे इनकम टैक्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है ये। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी ड्यूटी है, ठीक है। तो टू पे इनकम टैक्स ये ड्यूटी में नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? इन्होंने पूछा है कि हैव बीन प्रेस्क्राइब, कौन कौन सी प्रेस्क्राइब की गई हैं? 1, 3 एंड 4, ये आंसर हो गया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर अमोंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन सी ड्यूटीज़ दी गई हैं? टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, करेक्ट है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल
इनजस्टिस, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारी, सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करना वीकर सेक्शन का, ये हमारे फंडामेंटल राइट में कही गई है या डीपीएसपी से रिलेटेड है ये। सेकंड, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। और टू स्ट्राइव टुवार्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी सही है कि जो हमारी इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्टिविटी हैं उनमें हम उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, ये भी हमारी ड्यूटी है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। टू प्रोटेक्ट एंड वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, रेस्ट ऑल 3 ऑप्शंस आर मेंशन इन पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, बाकी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन? विलेज पंचायत नहीं है, डीपीएसपी में है विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में। नेशनल फ्लैग हमारा ड्यूटी है इसकी रेस्पेक्ट करना। और एससी, जो एससी है और एसटी ट्राइब, इनकी फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई है तो नहीं की गई है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन, तो ये है वाइल्ड लाइफ, इंडियन सिटीजन की ये फंडामेंटल ड्यूटीज है वाइल्ड लाइफ को बचाना। बात हुई थी ना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू, एक मिनट कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें, सब पे टिक लग गया है ना, इनको रब कर दी हूँ। अब बताती हूँ इसका आंसर ना, आंसर डी है, क्योंकि सब पे टिक लग गया आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आंसर कौन सा है। डिटेल क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, and to have compassion for living creatures. So ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर नेशनल फ्लैग की बात होती तो इसमें रेस्पेक्ट की बात होती, लेकिन यहाँ बात किसकी की गई है? प्रोटेक्शन की बात की गई है, इसलिए वाइल्ड लाइफ आंसर लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है अभी। अगर आपने ये वर्ड ना ध्यान करा हो प्रोटेक्शन का, तो दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत, ये लगेगा कि नेशनल फ्लैग की तो बात की गई है उसके अंदर, ड्यूटीज़ के अंदर, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर बात क्या पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन की बात की जा रही है और नेशनल फ्लैग की प्रोटेक्शन की बात नहीं होती है ड्यूटी के अंदर, उसकी रेस्पेक्ट की बात होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन करनी है हमें वाइल्ड लाइफ की, एनवायरनमेंट की, लिविंग क्रिएचर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये है आर्टिकल 51A। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 51AG इन फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अब इनमें से देखना है, ड्यूटी दी गई है और बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो नहीं, फंडामेंटल राइट्स का तो पार्ट नहीं है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, करेक्ट है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग है, फंडामेंटल राइट अलग है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4A, इन पार्ट 4 में बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, और 51A आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, तो बाकी सारे करेक्ट हैं। और ये जो है ये कि फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ये रोंग है, तो आंसर हो गया इसका ए। The given statement is incorrect because the fundamental duty are not a part of the fundamental rights. Rather, fundamental duties were included in the Constitution of India through 42nd Amendment Act 1976 by adding a new part, Part 4A of the Indian Constitution, which currently enumerates 11 duties for every citizen of India. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? अब बताना है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ड्यूटी है हमारी। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट हैं, प्लेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है।
टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये भी ऐसा ही लग रहा है ना कि जैसे ये हमारी ड्यूटी हो, तो कन्फ्यूज कर देता है क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी हो गया इसका। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इज नॉट मेंशन अंडर आर्टिकल 51A। ये 51A में नहीं कही गई है इसकी बात, इसलिए कह रही हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ सारी याद होनी चाहिए आपको, क्रम भी याद होना चाहिए और सबका पता होना चाहिए कि कौन सी ड्यूटी की बात की गई है, क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन आ रहा है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11 ड्यूटीज़ हैं, पहले 10 थी और फिर 11 ऐड कर दी गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 51A के वाज एडिड फॉर पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। बच्चों की शिक्षा का अधिकार देता है जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताना इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी में। टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, यस, नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी है। टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमोंगेस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, यस, सब लोगों के बीच में भाईचारा समरसता इसकी भावना बढ़ानी है, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट एंड टीचर, ये बात फंडामेंटल ड्यूटी में कही गई है कि पेरेंट्स का और टीचर का रेस्पेक्ट करो, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं कही गई है, ये तो हमारा एक मॉरल है, हमें करना चाहिए, ऐसा है ना, पेरेंट्स और टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो ये करेक्ट है, हमारी जो कल्चर है, हमारी परंपराएं हैं, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए, ये भी हमारी ड्यूटी है। तो सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया? सी। नेक्स्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो इनमें से बताना कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बाकी हमारी सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स, ठीक है, ये सब हमारी ड्यूटी हैं। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, अदर ऑप्शंस आर मेंशन इन पार्ट 4A। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर 51A क्लाउज H में है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये 51A क्लाउज I में है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियाज़ ये किस में है? 51A में है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और सब्जेक्ट है, इनको मैच करना है। तो पार्ट 2 में किसकी बात कही गई है? पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, करेक्ट है। पार्ट 4 DPSP से रिलेटेड है और पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, तो यही रॉन्ग है। पार्ट कौन सा है? ये 4A, 5th नहीं है, ठीक है। पार्ट 4A रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटी से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड इन पार्ट 4A बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 5 ऑफ द टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पर्टेन्स टू द यूनियन के एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द, किसमें किया गया है प्रोविजन? तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी कि हमें अपनी कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कंटेन दीज ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड बाय 42nd 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42nd के द्वारा और 86th के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ऐड की गई हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। Citizens are morally obligated by the Constitution to perform these duties. It shall be the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी ड्यूटीज़ थी, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे या मूल संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, तो ध्यान रखना मूल संविधान में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं ये ऐड की गई हैं 42nd और 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, हमारे मूल संविधान में नहीं थी ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं ये। इसमें कहा भी गया फर्स्ट, ये जो 2nd लाइन पढ़ाई है मैंने, कि ओरिजिनली रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी।
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉर्ड्स गिवन बिलो द लिस्ट। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से। और अब इसमें क्लाउज दे दिए गए हैं 51A आर्टिकल्स के। किसमें पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया यूपी बीईओ का एग्ज़ाम दोबारा से आने वाला है, वैकेंसी निकलने वाली है। और देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछ लिया इसके अंदर। आंसर देखते हैं इसका डिटेल में, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या है, बी है। टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के लिए का रेस्पेक्ट करना है, तो ये कहा गया है 51C के अंदर। टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ये बात हुई है 51A के क्लाउज जी में। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये ड्यूटीज़ किस में है, 51 क्लाउज H में। और टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, तो ये बात है आर्टिकल 50 के अंदर और ये है DPSP में, ठीक है। तो आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं। चलिए, तो ये थी आज की क्लास और फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप क्लास को 1 या 2 बार पढ़ लेंगे तो 100% गारंटी देती हूँ मैं कि इनमें से एक भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। आपकी क्वेश्चंस पे मजबूत पकड़ हो जाएगी ये जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ के थ्रू, ठीक है। टॉपिक तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसलिए क्वेश्चन फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस को अगर हम याद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। और कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड।